हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज मैं आपको नाइपर के बारे में ए टू जेड यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है जिसमें मैं यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को जो जीपैट दे रहे हैं और जो नाइपर एग्जामिनेशन देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सफल होने वाली है, बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका टारगेट है कि वो जीपैट के बाद नाइपर एग्जामिनेशन में भी अपीयर करेंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, नाइपर एग्जामिनेशन को पहले जान लेना ज़रूरी है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि एमएस फार्म में, एम फार्म में, एम टेक फार्म में, और या फिर आपका जो एमबीए फार्म है, तो इन सब में क्या फ़र्क है और क्या ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके 7 नाइपर कॉलेज होते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिख रखी हैं, तो मैं आपको ताकि बारीकी से बता सकूँ सब कुछ। तो मैं अभी आपको जो ले चल रहा हूँ वो जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 2022-23 सेशन का, तो उसके बेसिस में मैं आपको यहाँ पे सारी नॉलेज इम्पार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल वो हुआ था 12 जून 2022 को, और इसका रिजल्ट आ गया था 21 जून 2022 में। तो ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पे वो रिज़ल्ट दे देते हैं। तो अब नाइपर जो है वो आपके 7 कॉलेज में है। वो है आपके दोस्तों अहमदाबाद, गुवाहाटी में, हाजीपुर में, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और एसएस नगर, या जिसे हम मोहाली के नाम से भी जानते हैं। तो 7 जगह है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं और अच्छा सिलेक्शन मिल रहा है और आप केवल नाइपर की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे छोड़ते हैं। जैसे कि जो नए इंस्टीट्यूट खुले हैं नाइपर के, वहाँ पे अभी इतना अच्छा प्लेसमेंट वगैरह नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जिन बच्चों को डिप्सार मिलता है, आईआईटी बीचू मिल रहा है, इन कंपैरिजन टू जो अभी नए कॉलेज खुले हैं नाइपर के, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो नाइपर छोड़ भी देते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इन सब चीज़ों में बात नहीं करेंगे। ये तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जब आप क्वेरी करोगे तो मैं फिर वहाँ पे आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों, चलिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 7 नाइपर कॉलेज होते हैं। अब टोटल जो सीट थी दोस्तों पिछली बार वो थी 1050, जिसमें से आप एमटेक हटा दीजिए 46। तो टोटल आपकी जो सीट्स थी वो 1004 थी, जिसमें से 8 सीट्स स्पॉन्सर्ड की थी। ठीक है, मीन्स जो आपको स्पॉन्सर करके भेजते हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको भेजते हैं। तो 8 सीट वो हटा दीजिए। तो टोटल देखा जाए दोस्तों आपके पास 996 सीट थी, जिसमें दोस्तों एम एस फार्म की 776 सीट थी और एम फार्मा की वहाँ पे 71 सीट। तो एम एस फार्म की 776 और एम फार्मा की 71। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइएगा, इसके बारे में बताऊंगा कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। फिर दोस्तों, आपकी जो अगला कोर्स है वो एमबीए फार्म का है। एमबीए फार्म में टोटल 114 सीट्स थी। ठीक है, और आपका एमटेक फार्म में 43 सीट। तो ये था 776 सीट एमएस फार्म में, एम फार्मा में 71 सीट, एमबीए फार्म में 114 सीट और आपकी एमटेक फार्म में 43 सीट। तो टोटल मिला के 996 सीट थी। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों बहुत से बच्चे इसमें छोड़ते भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे वहाँ पे एडमिट होते हैं, मीन्स काउंसलिंग के लिए ज़्यादा बुलाए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे 2 से 2,500 रैंक भी ला रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नाइपर में हो सकता है। तो खास ये टफ नहीं है जैसा कि इसका हुआ बना दिया गया है, आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अच्छे कॉलेज में जो आपके बहुत पहले से खुले हैं, जैसे एसएस नगर है, आपका जो अहमदाबाद है, हैदराबाद है, तो इन सब में सीट लेने के लिए आपको रैंक में फाइट करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है, मीन्स 120 मिनट में आपको वहाँ पे 200 क्वेश्चन करने रहते हैं। और आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है। निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, मीन्स 25% कह दीजिए, या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब, अगर आपको एक सही करने में 1 नंबर मिलता है तो गलत करने में 1/4 नंबर आपके कट जाएंगे। तो आप वहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, तब आपका 1 नंबर वहाँ पे डिडक्ट होगा। तो निगेटिव मार्किंग काफ़ी कम है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है, तो इसको आपको ध्यान रख के चलना है।
अब दोस्तों ये हमें जानना पड़ेगा कि जो MS फार्म है, M फार्मा है, MBA फार्म है, इन सब में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ यहाँ पे हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो MS फार्म है, मास्टर इन साइंस फार्म है, वो आपका बहुत ही कम कॉलेज में है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य होता है कि आपको रिसर्च साइड ले जाना। ठीक है, तो अगर आप ये कह सकते हो कि MS फार्म रिसर्च के लिए है और जो आपका M फार्मा है वो इंडस्ट्रियल तरफ के लिए है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है, मीन्स केवल रिसर्च ओरिएंटेड ही नहीं, इवन आप टीचिंग के लिए, ये अगर आप कभी फ्यूचर में फॉरेन भी जाना चाहते हैं तो MS फार्म ही वहाँ पे प्रेफर करिएगा। इसलिए बहुत से बच्चे नाइपर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो MS फार्म है वो यहीं से मिलता है, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में है। बाकी ऑल ओवर इंडिया आपको M फार्मा की ही डिग्री मिलती है। तो MS फार्म आपको मिलता है तो बेस्ट है, क्योंकि R&D में जाने के लिए इस MS फार्म को बहुत ज़्यादा तजुर्बत दी जाती है, बहुत अच्छा इसको समझा जाता है। अब दोस्तों MBA फार्म जो कि आपके नाइपर के थ्रू भी आप ले सकते हो, तो उसमें क्या ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, वहाँ पे उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में साफ कह दिया है कि जो MBA फार्म है उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलती है दोस्तों, आपको 12,400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो अगर आप MBA फार्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो जितने भी वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं, MS फार्म है, M फार्मा है, तो इन सब में आपको वहाँ पे 12,400 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि ईच सेमेस्टर में, मीन्स हर सेमेस्टर में आपके वहाँ पे, हर सेमेस्टर में दोस्तों आपके जो CGPA है आउट ऑफ 10 वो 6 एंड अबव रहना चाहिए। अब मान लीजिए आपका वहाँ पे CGPA किसी सेमेस्टर में 6 के नीचे बनता है, तो क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, उन्होंने साफ मेंशन किया है कि मान लो आपके 6 से नीचे रह जाते हैं, 5 और 6 के बीच में CGPA है, तो दोस्तों जब आपका CGPA जिस सेमेस्टर में 6 के ऊपर हो जाएगा, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तब तक के लिए आपकी स्कॉलरशिप वहाँ पे हेल्ड कर दी जाएगी। तो केवल इसलिए है कि बच्चे वहाँ पे सिंसियर रहें, सिंसियर एफर्ट डालें, इसलिए। वरना आपको स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे होते हैं नॉर्मली 6 के ऊपर उन्हें CGPA मिल जाता है। एक डिसिप्लिन उनमें लाने के लिए ये चीज़ किया गया है। तो स्कॉलरशिप जो है वो 12,400 पर मंथ के हिसाब से मिलती है। और जो आपका MBA फार्म है उसमें भी मिलती है, लेकिन केवल 3 बच्चों को। जो आपके टॉप के 3 बच्चे हैं उनको ही केवल स्कॉलरशिप दी जाएगी। बाकी MBA फार्म जो है वो आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड है। कहने का मतलब आपको वहाँ पे खुद उसके पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बच्चों को नहीं पता रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि जब आपका ये फॉर्म निकलेगा तो आपको, अगर आप वहाँ पे MS फॉर्म भरते हैं, आप वहाँ पे M फार्मा भरते हैं, MTech फार्म भरते हैं, तो इन सब में आपको 3,000 रुपीज़ फीस देनी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स। और अगर आप मानो MBA फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे 3,000 देनी है। लेकिन अगर आप दोनों को साथ में भरते हैं, मीन्स आपके पास ऑप्शन है कि आप MS फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और MBA फॉर्म के लिए भी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पेपर उनका सेम होगा, तो इसलिए बच्चे अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे इसकी 1,000 रुपीज़ बढ़ जाती है। जब आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 4,000 रुपीज़ आपके वहाँ पे लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस, उसमें भी वहाँ पे फ़र्क है। लेकिन MBA फॉर्म में आपको पैसे नहीं मिलेंगे स्कॉलरशिप के, वो तभी मिलेंगे जब आप टॉप 3 बच्चों में आते हो सेमेस्टर में, तभी आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अब दोस्तों एक चीज़ और ख़ास बात है ये वीडियो लाने का, इस समय लाने का जब अभी GPAT भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो आपका OBC सर्टिफिकेट है, मानो आप OBC कैंडिडेट हो, तो कोशिश करिएगा कि आपका सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो अभी बनवा लीजिए। वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ये चीज़ साफ मेंशन है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो आपको वहाँ पे OBC का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है और आपका कैंडिडेचर वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट का आप सर्टिफिकेट बनवाओगे। साथ ही साथ दोस्तों 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जब आपकी काउंसलिंग हो रही है तब से काउंट किया जाएगा। आपका जो वहाँ पे सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होगा, वरना आपका वहाँ पे कैंडिडेचर नामंजूर या फिर निरस्त कर दिया जाएगा। और ये हर साल होता है। हर साल बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। बहुत अच्छी रैंक ला के भी बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान करिएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वहाँ पे काउंटर साइन होना चाहिए, जिसमें स्टाफ मेंशन होना चाहिए कि आप 40% से ज़्यादा वहाँ पे आपको डिफॉर्मिटी है। तभी आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वहाँ पे आप काउंट किए जाओगे। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वहाँ पे कम लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों वहाँ पे आपको फिर ये फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी से आपको करना है, बात के लिए ये चीज़ नहीं बैठना है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ें आपके जीपैट में भी अप्लाई होंगी। तो अगर आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो जल्दी से उसको आप सेंट्रल लेवल का कर लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो आपका एमबीए फॉर्म है वो आपका सेल्फ फाइनेंस्ड प्रोग्राम है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर आपके पास जीपैट स्कोर कार्ड है, गेट स्कोर कार्ड है या फिर नेट स्कोर कार्ड है, तभी आप वहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है नाइपर का वो आप दे सकते हो, अपीयर हो सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके 60% मार्क्स भी होने चाहिए फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एग्रीगेट मीन्स जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उसका एग्रीगेट आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर सीजीपीए में बात करें तो आपके 6.75 एंड अबव आपका सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 10। ये जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे आपका जो रखा गया है वो 55% है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% रखा गया है, ठीक है। तो इतने मार्क्स होने भी चाहिए आपके बी फार्मा में, तभी आप वहाँ पे जो जीपैट गेट और आपका नेट स्कोर कार्ड है उसके साथ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप एग्जामिनेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब ये भी आपको बता दिया है कि एमएस फॉर्म मिलता है तो दोस्तों वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो रिसर्च ओरिएंटेड है। और जो बच्चे भी रिसर्च ओरिएंटेड जाना चाहते हैं दोस्तों वो ज़रूर जाएं एमएस। कोशिश करें कि वहाँ पे वो नाइपर एग्जामिनेशन सक्सेसफुली वहाँ पे क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि नाइपर में ही आपके दोस्तों 750 सीटें हैं जो एमएस आप फॉर्म आपको अवेलेबल कराती हैं। बाकी जगह ज़्यादातर आप देखोगे कि एम फार्मा ही है जो आपको इंडस्ट्री की तरफ खींचता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं या फ्यूचर में आप टीचिंग करना चाहते हैं या अगर आप फॉरेन वगैरह में चाहते हैं तो आपको एमएस फॉर्म ही लेना चाहिए, जो कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब दोस्तों जो बच्चे मार्केटिंग ये भी सोच रहे होंगे कि एमबीए फॉर्म लेने के लिए, तो मैं उनको बता दूं दोस्तों एमबीए फॉर्म मेरे अनुसार मीन्स आप और भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरे बहुत से दोस्त उसमें कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप एमबीए वहाँ पे करते हो और आप वहाँ पे 2 से 3 साल लगाते हो, उसकी जगह अगर आप प्लेन बी फार्म करके भी मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप 2 से 3 साल जो हैं उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे आप ले लोगे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एमबीए कर रहे हो फार्मा में। मैं ये कहूँगा कि अगर आप फार्मा से एमबीए करना चाहते हो तो उसकी जगह आप कैट या मैट एग्जामिनेशन दे के वहाँ पे जो कैट के अच्छे कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, परसेंटाइल अच्छे ला के। वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि केवल आप एक ही केवल जोन में आप फिक्स नहीं रहोगे, केवल फार्मा की मार्केटिंग या फिर जो फार्मा का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है उसमें ही केवल आप अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हो, बल्कि आप वेरियस इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी इंडस्ट्री है उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह आप अपना इसको बढ़ा सकते हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो मेरा कहना है कि अगर आप एमबीए फॉर्म
के लिए अप्लाई करते हो तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होगा आपके लिए। उसकी जगह आप कैट या मैट की वहाँ तैयारी कर सकते हो। और अगर आप अपने फार्मेसी क्षेत्र में ही रहना चाहते हो तो दोस्तों आपको एमएस फार्म में ज़रूर कोशिश करना चाहिए। और एग्जामिनेशन भी बहुत आसान है दोस्तों। और जो बच्चे अभी जीपैट की तैयारी भी शुरू की हैं, मैं उनको बता दूं दोस्तों कि आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन जो रैंकर सीरीज़ इस चैनल में फ्री में अवेलेबल है, सिंपली आप उनके सारे एमसीक्यूज करके चले आना। केडी त्रिपाठी हल्का सा देख के चले आना और कोकाटेफ और कुग्नेसी आप देख के चले आना दोस्तों। बहुत आसानी से जीपैट आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। अगर और कोई भी क्वेरी डाउट है जीपैट या नाइपर या किसी भी फार्मेसी एग्जामिनेशन रिलेटेड तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको मेरी अचीवमेंट्स वगैरह पता ही होंगी अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड हो दोस्तों, कि काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो बिल्कुल आप मुझसे यहाँ पे आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके आंसर ज़रूर आपको मिलेंगे। जो व्हाट्सएप है उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। साथ ही साथ जो टेलीग्राम है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, इसमें आप मुझसे जुड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों कोशिश करिएगा कि जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कॉल मत करिएगा, बल्कि आप बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में अपनी क्वेरी पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।